आज और एक कहानी हो जाए ताऊ जी। बिल्कुल नहीं। उस दिन की कहानी सुनकर डर के मारे मैं रात भर सो नहीं सका। पूरी रात ऐसे लग रहा था कि कोई है मेरे पास। ये क्या दीपू बाबू, तुम इतने डरपोक हो? हाँ 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 हाँ, इतनी सी कहानी सुनकर ही डर गए। मैं भी दीपू को यही कहता हूँ। उसके अलावा मैंने किसी को इतना डरते हुए नहीं देखा। शह, छोड़ो आप सुनाओ तो। कहानी बाद में ताऊ जी, आप पहले बताओ, क्या भूत सच में होते हैं? अभी अब तो नहीं कह सकता, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम भूतों पर बहुत विश्वास करते थे। क्यों? तब के दिन ही ऐसे थे। अब लोगों की संख्या बढ़ गई है, पेड़ पौधों और जंगलों को काटकर घर बना दिए गए हैं। पहले जब रात होती थी तो एक डरावना अंधकार पूरी दुनिया में फैल जाता था, जो अब फीका पड़ गया है। अगर यकीन न हो तो अपने पिता से पूछ लो। उस समय गांवों में बहुत कुछ होता था, और क्यों नहीं होता। शाम ढलते ही पूरा गांव सो जाता था। घर के पीछे के पेड़ पौधों के पीछे या तालाब के किनारे से सियार की भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। मेरे बचपन में ही जब कभी पूजा या शांति सत्यन के लिए जाना होता था तो पिताजी मुझे साथ ले जाते थे। यजमान के घर से लौटते समय अक्सर रात हो जाती थी। कभी बारिश में भीगी नम अंधेरी रात होती थी और कभी झींगुरों की आवाजों से भरी निस्तब्ध रात। बरसात की शाम में टूटे छाते के नीचे से पानी और कीचड़ को पार करते हुए घर लौटते समय ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में हमसे पीछे आ रहा हो। वैकुंठ के मैदान को पार करते ही पिताजी मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहते थे, पीछे मुड़कर मत देखना बेटा। मैं मासूमियत से पूछता था, क्यों पिताजी? पीछे वो सब है, जल्दी चलो, थोड़ी सी भी देरी मत करो। मैं डर से सिकुड़ जाता और बहुत तेजी से चलने लगता। चाहे बचपन की कल्पना की वजह से हो या हकीकत में, मैं जैसे साफ साफ एक जोड़ी भारी कदमों की आवाज सुन पाता था। मैं पिताजी का हाथ कसकर पकड़ लेता था। कुछ लोग कहते थे कि उस जगह पर डाकुओं का डर है, लेकिन मेरा मन इसे मानने को तैयार नहीं होता था। हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे पहुंच से बाहर की कोई दुनिया इस वैकुंठ के मैदान में खुल जाती है। इसके बाद कई साल बीत गए। हेलो दोस्त। पिताजी भी अब नहीं रहे, लेकिन कभी कभार जब मैं वैकुंठ के मैदान से गुजरता हूं तो वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसा कई बार हुआ है। शायद बचपन का वही डर मन में गहराई से बैठा है, लेकिन अचानक अनजाने के डर से सिहर जाने में जो एक अनोखा रोमांच है, वह किसी और चीज में नहीं है। मैंने दीपू को देखा कि वो हैरानी से ताऊ जी के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, वहां आपने कभी कुछ नहीं देखा? हाँ, देखा तो है, लेकिन इसे भुतहा कहा जा सकता है या नहीं पता नहीं। वो घोर बारिश का समय था। आखिरी शाम में फणिभूषण के घर पर मिलने निकला था। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। शायद तुमने देखा होगा, वैकुंठ के मैदान के पश्चिम में बांस के झुरमुट के पास किसी का एक आधा टूटा हुआ मकान है। वहां कोई नहीं रहता। बारिश से बचने के लिए मैं उस टूटे हुए घर के बरामदे में चला गया। तब जोरदार बारिश हो रही थी। रात होने में ज्यादा देर नहीं थी। अचानक कहीं से एक और आदमी बारिश में भीगते हुए बरामदे में आ गया। अंधेरे में उसे ठीक से देख नहीं पाया। भाई साहब, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। अंधेरे में थोड़ी देर बाद आंखें अभ्यस्त होने पर मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा। साधारण दुबला पतला शरीर। अपने शरीर से पानी झाड़ते हुए वह आदमी बोला, और बोलिए मत, इस बारिश में निकलना ही ठीक नहीं रहा।
बुरा हाल हो गया मेरा। तो आप कहाँ जा रहे थे? मेरा घर पास के गांव में है। शहर में गया था कुछ काम से, वहीं से लौट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था कि इस बारिश में अकेले इस टूटे घर में खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। अंधेरे में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। बीच बीच में आकाश में बिजली चमक रही थी। निर्जन वैकुंठ के मैदान में बारिश की बूंदें कुछ धुंधली धुंधली सी दिख रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की चिरपिंग आवाज हो, एक प्यारी सी लड़की की आवाज। पहले तो लगा कि मन की भूल है, लेकिन नहीं। लगातार बारिश की आवाज के साथ वह आवाज पूरे मैदान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। आवाज सुनी आपने? क्या आपने भी सुना? मुझे लगा कि यह मेरे मन की भूल थी। नहीं नहीं, ये वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए, जैसे कोई लड़की हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बताइए? आदमी ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की लगातार बूंदों की आवाज को पार करते हुए अब मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था। लड़की की आवाज एक मधुर झूमती हुई स्वर में कह रही थी, हाँ लेकिन इस तूफानी रात में, इस अंधेरे खाली मैदान में कोई लड़की आएगी कैसे? गांव की कोई लड़की होगी शायद, खेलते हुए इधर आ गई होगी। बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। हो सकता है। एक बार जाके देखते हैं, शायद खतरे में है। अगर कोई संकट में पड़े तो इस तरह से कोई कविता नहीं पढ़ता भाया। मुझे तो यह मामला ठीक नहीं लग रहा। ऐसे सिहरन पैदा करने वाली सुर में कोई कविता नहीं पढ़ता। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। अरे चलिए ना, जाके देखते हैं। लड़की शायद पास के झाड़ में अटक गई है। ये बारिश भी तो कम हो चुकी है। जाएं? इस अंधेरे में अगर कोई खतरा हो गया तो? अरे क्या होगा, जाकर ही देखते हैं ना। अनिच्छा के बावजूद मैं मान गया। कौन जाने, अगर लड़की सचमुच वहां फंसी हो। टूटे हुए घर के लगभग दालान से सटे ही घना बांस का जंगल शुरू हो गया। बीच में एक संकरी पैदल चलने वाली सुरंग जैसी पगडंडी थी। बांस के जंगल के भीतर अंधकार एक तरह से दबा हुआ था। मुझे यह कहना नहीं चाहिए कि मुझे बिल्कुल भी सिहरन महसूस नहीं हुई। आवाज के स्रोत की ओर ध्यान देकर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उधर से आ रही है आवाज। बारिश की बूंदें तेज धार वाले चाकू की तरह लग रही थीं। बांस के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रही थीं। तभी आकाश को चीरते हुए बिजली चमकी। उस क्षणिक रोशनी में जो मैंने देखा, उससे मेरे दिल की धड़कन रुक गई जैसे।
मैंने देखा कि सुरंग के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी है। हवा में उसकी बारिश में भीगी हुई बालें बेतरतीब उड़ रही थी। लेकिन यह दृश्य पल भर के लिए था। फिर उसी क्षण कान फटने वाली आवाज के साथ कहीं पास में बिजली गिरी और लगभग उसी समय एक विशाल बांस का पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कविता की आवाज धीरे धीरे मेरे और करीब आ गई जैसे। लड़की के आसपास आके है लगता है। चलिए चलिए चलिए। तो चले मतलब आपने नहीं देखा वह छाया की तरह का रूप? छाया मूर्ति? कौन सी छाया मूर्ति? वही अंधेरे में खड़ा था। आपने नहीं देखा? अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? कैसी छाया? चलिए तो, लड़की आसपास ही होगी। लेकिन कोई किंतु नहीं, वो सब आपका वहम है। चलिए। ये कहकर आदमी एक छलांग मारकर सामने वाले बांस के पेड़ को पार करते हुए दूसरी ओर जा खड़ा हुआ। अरे क्या सोच रहे हैं आप? आइए। मैं बांस के पेड़ को पार करने के लिए 2 कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई और मैं ठिठक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आदमी ने अधीर होकर चिल्लाया, अरे खड़े क्यों रहे? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। अब मेरी सारी संदेह दूर हो गई। सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने या डर की वजह से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, थरथराते हुए। मैंने धीरे धीरे एक कदम पीछे हटना शुरू किया। अरे उधर कहाँ चल दिए? इधर आइए ना। अरे लड़की खतरे में है, आइए इधर। नहीं आऊंगा। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मन में किसी ने कहा, यहां एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। डर के मारे मैंने कुछ कदम पीछे हटते हुए भागने की कोशिश की। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। मैंने देखा आदमी टूटा हुआ बांस के पेड़ पर बैठा हुआ है। मुझे डरते देख आदमी अब हंसते हुए खिलखिलाने लगा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उस भयानक हंसी के धक्के से वह कांप रहा था और उसकी आवाज से वही चिरपिंग लड़की की आवाज बाहर आ रही थी। वह अजीब तरीके से वही पुरानी कविता गा रहा था। और वहां खड़े रहने का साहस नहीं हो पाया। पानी और कीचड़ से गुजरते हुए, बारिश में भीगते हुए मैं भाग आया। अगर उस रात को मैं और थोड़ा देर करता तो आज मैं यहां बैठकर तुम्हें यह कहानी सुनाता कि नहीं, यह संदेह है। तब आप उस बांस को पार क्यों नहीं किए? अरे दीपू बाबू, तुम नहीं जानते क्या? रात में बांस के झुरमुट के बीच अगर रास्ते पर कोई बांस गिरा हुआ हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। क्यों? रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। निर्जन बांस के जंगल में रात के समय क्या होता है जानते हो? बांस के पेड़ का भूत ये रास्ते में बांस फेंककर यात्री को संकेत देते हैं। अगर कोई गलती से उस बांस को पार कर दे तो बस फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए उसी बांस के जंगल में बांध लेगा। इसका मतलब आप उस रात भूत के जंगल में फंस गए थे? हाँ बिल्कुल।
उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उस रात तो मैं लौट आया, लेकिन मेरे मन में संदेह बाकी रह गया। क्या सचमुच में बांस के पेड़ के भूत, या सब कुछ मेरे मन की भूल थी? इसलिए अगले दिन मैंने फिर से उसी बांस के जंगल में जाना तय किया, लेकिन इस बार दिन की रोशनी में। क्या देखा? यही तो सबसे अजीब है दीपू बाबू। दोपहर की तेज धूप में पूरे बांस के जंगल को देख लिया, लेकिन एक भी बांस रास्ते पर पड़ा नहीं था। तभी मैंने महसूस किया कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सब मुझे फंसाने के लिए था। तो फिर वो आदमी, वो भी क्या? बिल्कुल सही पकड़ा। सब कुछ वही बांस के पेड़ के भूत की करतूत थी। मैं आश्चर्य से ताऊ जी की तरफ देखता रहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। ताऊ जी हंसने लगे। फिर कभी किसी और कहानी के साथ मिलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और भी डरावना? नहीं नहीं, डरावनी नहीं। तुमको पता है ना, मैं डरता हूँ